वो अपना पैर पकड़ वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, उई मम्मी डॉट फिर लग गई। ए तभी उसके सामने उसे किसी के जूते नजर आए तो उसने अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर ऊपर देखा जहां वेदांत अपने हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। प्रिया ने रोते हुए कहा, आ गए मेरी तबाही का नजारा देखने। खुश तो बहुत होंगे तुम। वेदांत ने उसे झुककर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, टूटी फूटी हालत में भी डायलॉग मारना नहीं भूलती है ना। प्रिया ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, छोड़ो मुझे। वेदांत ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और कहा, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो सिर तो पहले ही फूट चुका है, पैर तुमने अभी तुड़वाया है, साथ में कमर भी अब टूट जाएगी। नीचे गिरने से बोलो, छोड़ दूं। वेदांत की धमकी सुनकर प्रिया ने उसे कसकर पकड़ लिया और डरते हुए बोली, नहीं, मुझे मत गिराना, पहले ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया की हरकत से वेदांत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसे अपनी गाड़ी की सीट पर बैठाया और खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। प्रिया ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वेदांत ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, डॉक्टर के पास, और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। प्रिया अपना सिर झुकाकर अभी भी सुबक रही थी क्योंकि उसे अपने पैर में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। जोश जोश में उसने कुछ ज्यादा ही जोर से टायर को किक किया था। वेदांत ने एक नज़र प्रिया को देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, तुम्हें क्या टायर में मैं नजर आ रहा था जो इतनी जोर से किक किया? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तभी तो इतनी जोर से मारा था मैंने, पर मुझे क्या पता था कि मुझे ही लग जाएगी। वेदांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्रेजी गर्ल। कुछ देर में उसकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी। वेदांत गाड़ी से बाहर आया और प्रिया के साइड वाला डोर ओपन कर उसे अपनी गोद में लिया और डोर बंद कर आगे बढ़ गया। डॉक्टर ने अच्छे से प्रिया के पैर को एग्जामिन किया और कहा, इनके पैर में किसी तरह का फ्रैक्चर तो नहीं है, पर मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ ताकि पैरों की स्वेलिंग जल्द ठीक हो, और एक इंजेक्शन भी इन्हें लगा देता हूँ। इंजेक्शन का नाम सुनकर तो प्रिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। प्रिया ने वेदांत की शर्ट खींचते हुए उससे पूछा, क्या इन्होंने अभी इंजेक्शन बोला? प्रिया के चेहरे से वेदांत समझ गया कि उसे इंजेक्शन से डर लगता है। उसने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, हाँ, तो छोटा सा इंजेक्शन ही तो है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वही प्रिया की नज़र सामने डॉक्टर पर थी। इंजेक्शन में दवा भर रहा था। वो दवा भरकर जैसे ही प्रिया के पास आने लगा, प्रिया ने कसकर वेदांत को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, दूर करो इसे मुझसे। डॉक्टर ने अजीब नज़रों से प्रिया को देखा और मन ही मन सोचा, इतनी जोर से तो बच्चे भी नहीं रोते जैसे ये मैडम रो रही है। वेदांत ने प्रिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने का इशारा किया। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और प्रिया की बाह में आराम से इंजेक्शन लगा दिया। प्रिया ऐसे ही आंखें बंद किए हुए बोली, लग गया क्या? वेदांत ने डॉक्टर को जाने का इशारा किया और प्रिया से कहा, नहीं, अभी नहीं लगा। वेदांत अभी प्रिया की छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो प्रिया को हग किए हुए बैठा रहा। धीरे धीरे वो प्रिया की नेक पर सिर झुकाकर उससे आने वाली भीनी भीनी महक को अपने अंदर समाने लगा। प्रिया ने फिर पूछा, अब लग गया क्या? वेदांत ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, अभी नहीं, बस कुछ देर और, कहते हुए वो प्रिया की नेक पर किस करने लगा। प्रिया को जब वेदांत की हरकत महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि रूम में इस वक्त उसके और वेदांत के अलावा कोई नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आया कि वेदांत उसे कब से बेवकूफ बनाए जा रहा है। उसने एक जोर का धक्का वेदांत को दिया जिससे वेदांत 2 कदम पीछे चला गया। जब उसने प्रिया की तरफ देखा जो उसे ही गुस्से से घूर रही थी तो वो वापस उसके पास आने ही लगा कि प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, झूठे कही के मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मेरा फायदा उठाने की कोशिश करना चाहते थे। वेदांत उसके पास आया और उसके ऊपर झुकते हुए उसने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रख दिए और उसकी लाल हो चुकी आंखों में देखने लगा जो रो रोकर सूज चुकी थी। रोने से उसकी नाक भी लाल हो गई थी। पर प्रिया इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। वेदांत के ऐसे अपने करीब आने से प्रिया पीछे की तरफ झुक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेदांत को देखने लगी।
वेदांत ने एक शरारती हंसी के साथ कहा, तुमने खुद मुझे हग किया था न कि मैंने। और कह रही हो कि फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। अब तुम मेरे इतने करीब होगी तो भला मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। मैं हूं तो आखिर एक मर्द ही ना, तुम्हारे जिस्म की महक में बहक ही जाऊंगा ना। आखिरी लाइन वेदांत ने बहुत ही सेडक्टिव टोन में कही थी। इसी के साथ वो प्रिया के चेहरे के एकदम करीब चला गया था। प्रिया का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। वेदांत की नज़र तो प्रिया के एकदम चेरी जैसे होंठों पर ठहर सी गई, जिसे देख उसे एक अलग ही प्यास का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि वो उसके होंठों को अपने होंठों से छू पाता, प्रिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पर वेदांत भी ठहरा जिद्दी। उसने प्रिया के गालों को पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होंठों को शिद्दत के साथ चूमने लगा। प्रिया उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वेदांत ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में ले लिया और उसका सिर पीछे से पकड़ उसे पैशन के साथ किस करने लगा। वेदांत ने एक शरारती हंसी के साथ कहा, तुमने खुद मुझे हग किया था न कि मैंने। और कह रही हो कि फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। अब तुम मेरे इतने करीब होगी तो भला मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। मैं हूं तो आखिर एक मर्द ही ना, तुम्हारे जिस्म की महक में बहक ही जाऊंगा ना। आखिरी लाइन वेदांत ने बहुत ही सेडक्टिव टोन में कही थी। इसी के साथ वो प्रिया के चेहरे के एकदम करीब चला गया था। प्रिया का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। वेदांत की नज़र तो प्रिया के एकदम चेरी जैसे होंठों पर ठहर सी गई, जिसे देख उसे एक अलग ही प्यास का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि वो उसके होंठों को अपने होंठों से छू पाता, प्रिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पर वेदांत भी ठहरा जिद्दी। उसने प्रिया के गालों को पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होंठों को शिद्दत के साथ चूमने लगा। प्रिया उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वेदांत ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में ले लिया और उसका सिर पीछे से पकड़ उसे पैशन के साथ किस करने लगा। अब आगे प्रिया को अब वेदांत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी उसका सिर फोड़ दे। उसने गुस्से से वेदांत के होंठ को बाइट कर लिया, जिससे वेदांत कुछ देर के लिए रुका, लेकिन वो अभी भी प्रिया के होंठों से दूर नहीं हुआ। लेकिन प्रिया की हरकत से उसके होंठों पर डेविल स्माइल जरूर आ गई। अब वो उसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। वो वापस प्रिया को किस करने लगा, लेकिन इस बार उसकी किस बहुत ही डीप और वाइल्ड थी। प्रिया अब उससे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी, पर वेदांत को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। आखिर थककर उसने विरोध करना बंद कर दिया। वेदांत ने भी उसे पूरे सेटिस्फेक्शन के बाद ही छोड़ा। वो अब प्रिया से अलग होकर गहरी सांस लेते हुए उसे ही देख रहा था। प्रिया का गुस्से से लाल चेहरा देख उसने शरारती हंसी के साथ अपने होंठों पर अंगूठा फेरा और फिर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, यू नो यू कांट स्टॉप मी येट यू डोंट स्टॉप ट्राइंग माई वाइल्ड कैट। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसलिए मेरी मम्मी के दिमाग में ये ख्याल डालना बंद कर दो। वेदांत ने उसके गालों को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। और कब ये मैं तय करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 सालों का वक्त दिया है अपने आप को मन से इस शादी के लिए तैयार करने के लिए। लेकिन अगर तुमने ये हरकतें बंद नहीं की न तो 2 दिन का वक्त भी नहीं दूंगा। कहकर उसने झटके से उसके गालों को छोड़ दिया और वेदांत उसकी तरफ से पीट करके खड़ा हो गया। उसे इस वक्त प्रिया की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसकी बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आने लगे। वो अपना सिर झुकाए रोने लगी। जब वेदांत के कानों में प्रिया के रोने की आवाज आई तो उसने पलटकर उसे देखा। वो वापस आकर उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसका फेस ऊपर किया। प्रिया की आंखें रोने से लाल हो गई थी। वो वेदांत को देखकर सुबकने लगीं। वेदांत ने प्यार से पूछा, क्या मैंने तुम्हें कहीं हर्ट किया है? प्रिया ने सुबकते हुए ही कहा, एक तो मुझे इतनी चोट लगी है और ऊपर से तुम मुझे अपनी बातों से डराए जा रहे हो। प्रिया की बात सुनकर वेदांत ने उसे आंखें छोटी कर घूरा, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे सीने से लगा लिया। फिर उसका सिर सहलाते हुए कहा, तुम मेरे जज्बात क्यों नहीं समझती हो?
क्यों मुझे इतना गुस्सा दिलाती हो? फिर उसके चेहरे को अपने सामने कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। मेरी लाइफ में कई लड़कियां आई और गई, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़का है। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं वो मैंने आज तक किसी और के लिए महसूस नहीं किया है। मैं अपने आगे की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूं। कहकर उसने प्रिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। प्रिया तो अभी तक अपने ही ख्यालों में थी। आज पहली बार किसी लड़के ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन जैसे ही उसके होंठों पर उसने वेदांत के होंठों की छुअन महसूस की, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। इस बार वेदांत की किस एकदम सॉफ्ट थी। प्रिया ने भी इस बार उसका कोई विरोध नहीं किया। वो बाद अपनी आंखें बंद किए हुए ही वेदांत की किस को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद वो प्रिया से दूर हुआ। प्रिया का चेहरा एकदम लाल हो गया था और उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। वेदांत एक टक उसके शर्म से लाल चेहरे को देख रहा था। उसे देख उसके होंठों पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर उसके फोरहेड को चूम लिया। वेदांत के किस करते ही प्रिया ने अपनी आंखें खोल दी। वेदांत से नजरें मिलते ही वो इधर उधर देखने लगी। उसे आज वेदांत के सामने बहुत शर्मा रही थी और वेदांत भी उसकी हरकत से समझ गया था कि वो क्या महसूस कर रही है। उसने माहौल को हल्का बनाने के लिए कहा, ये शर्माना वरमाना तुम पर सूट नहीं करता। तुम तो जंगली बिल्ली की तरह पंजा मारते हुए ही अच्छी लगती हो। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं शर्मा नहीं रही हूं। और तुमने तो कहा था कि जब तक मैं 21 साल की नहीं हो जाऊंगी तब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। फिर तुम मेरी मम्मी से ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? तुम्हें नहीं पता मेरी मम्मी तो मुझे जल्दी से जल्दी घर से रफा दफा करना चाहती है, जबकि मैं तो कुछ करती भी नहीं हूं, हमेशा शांत रहती हूं। फिर भी शरीफों की तो कोई कदर ही नहीं है, लोगों को डोट हूंगा। वेदांत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, प्रिया बेटा, मैंने खुद देखा है तुम्हें। चलती फिरती तबाही हो, जहां जाती हो बवाल खड़ा कर देती हो। इसलिए इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम शरीफों की कैटेगरी में आती हो। और रही बात तुम्हारी मम्मी के दिमाग में शादी की बात डालने की, तो मैं तो सिर्फ उन्हें तसल्ली दे रहा था कि आंटी जी, आपकी मुसीबत मैं अपने सर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि इसको मेरे अलावा और कोई झेल भी नहीं सकता। प्रिया का मन हुआ कि वो अभी वेदांत को पीट दे। उसने बेड से पिलो उठाया और उसे मारते हुए बोली, तबाही तो तुम्हारी जिंदगी में मचाऊंगी, अगर मुझे ज्यादा परेशान किया था। वेदांत हंसते हुए पिलो से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वेदांत ने उसे उसके घर छोड़ दिया। कपूर मैंशन। कपूर मैंशन के बाहर समीरा किसी कुरियर वाले से एक पार्सल ले रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक तनाव सा था। वो बार बार अपने आसपास नजर भी मार रही थी, जैसे वो किसी की नजरों में आ नहीं जाए। इससे पहले कि समीरा पार्सल लेकर अंदर आती तभी वेदांत की गाड़ी गेट से अंदर आई, जिसे देख समीरा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें नजर आने लगीं। वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो वेदांत की नज़र में आने से पहले अंदर जा पाती तभी उसे वेदांत ने पीछे से आवाज देकर रोक लिया। समीरा, तुम बाहर क्या कर रही थी? समीरा ने पीछे मुड़े ही पहले एक गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत किया, फिर एक फेक स्माइल अपने फेस पर लाकर वेदांत की तरफ पलटी। वो मेरा एक जरूरी पार्सल आना था, बस वही लेने आई थी। वेदांत ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और फिर कहा, पार्सल तो घर का कोई नौकर भी लेकर आ सकता था, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। वेदांत की बात सुनकर समीरा अंदर ही अंदर घबराने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर अपनी घबराहट आने नहीं दी। उसने एक बार फिर फेक स्माइल के साथ कहा, वो मैं गार्डन में ही टहल रही थी, इसलिए मैंने ही ले लिया। अच्छा, मैं जाती हूँ। मुझे मॉम को कॉल करके बताना भी है कि उन्होंने जो यूएस से मेरे लिए सामान भेजा है वो मुझे मिल गया है। कहकर वो जल्दी से अंदर चली गईं। वेदांत ने अपने आप से कहा, ये थोड़ा अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है। फिर कुछ सोचकर वो भी अंदर चला गया। रणवीर और माही दोनों ही शाम को घर वापस आ गए थे।
माही सारिका के पास उसके रूम में थी। रणवीर फ्रेश होने के बाद स्टडी रूम में चला गया था। समीरा ने अपने रूम में आकर जल्दी से अपने रूम का दौर बंद किया और अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठाने के बाद उसने कहा, मुझे पार्सल मिल गया है, ये असर तो करेगा ना। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, मैं कच्चे कम नहीं करता और मैं इस काम में कोई नया नहीं हूं। अब तुम मुझे मेरी जल्दी से पेमेंट कर दो। समीरा ने कहा, ठीक है, मैं अभी पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूं, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर बेड पर रखे पार्सल को देखकर एक डेविल स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। रणवीर अपने स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। रणवीर ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए ही कहा, कम इन। तभी रूम का डोर ओपन कर समीरा अंदर आ गई। उसने अपने हाथों में कॉफी मग पकड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर मग को टेबल पर रखा और स्माइल करते हुए बोली, रणवीर, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई हूं, जल्दी से पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। रणवीर ने एक नज़र समीरा को देखा और दोबारा स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए बोला, किसी सर्वेंट को बोल देती। तुम क्यों लेकर आई? समीरा ने कहा, जब बनाई मैंने है तो मैं ही तो लाऊंगी ना। ठीक है, मैं बाद में पी लूंगा, तुम जाओ, रणवीर ने एक फाइल उठाते हुए कहा। समीरा ने थोड़ी जिद करते हुए कहा, रणवीर कॉफी ठंडी हो जाएगी, पहले पी लो। रणवीर को ने समीरा को देखा और फिर कॉफी मग उठाकर जैसे ही उसे अपने होंठों पर लगाया ही था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने जब स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर को देखा तो उसने मग वापस टेबल रख दिया। समीरा के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए जैसे उसका कोई जरूरी काम होते होते रह गया हो। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। रणवीर ने फोन पिक किया तो सामने की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गए। वो जल्दी से रूम के बाहर निकल गया। समीरा गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रणवीर को ने समीरा को देखा और फिर कॉफी मग उठाकर जैसे ही उसे अपने होंठों पर लगाया ही था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने जब स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर को देखा तो उसने मग वापस टेबल रख दिया। समीरा के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए जैसे उसका कोई जरूरी काम होते होते रह गया हो। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। रणवीर ने फोन पिक किया तो सामने की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गए। वो जल्दी से रूम के बाहर निकल गया। समीरा गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रणवीर नीचे हॉल में आया ही था कि तभी उसे वहीं रुद्र मिल गया था। रुद्र भी थोड़ा टेंशन में नजर आ रहा था। उसने रणवीर से पूछा, तुम्हें कॉल आ गई है क्या? रणवीर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तभी अनीता जी जो किसी काम से वहीं से गुजर रही थी, उन्होंने जब दोनों को किसी टेंशन में देखा तो वो उनके पास आ गई और दोनों से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? रणवीर ने पहले रुद्र की तरफ देखा और फिर अनीता जी से कहा, वो माही के बाबा। इससे पहले कि रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता तभी पीछे से माही की आवाज आई, क्या हुआ बाबा को डोट। रणवीर और रुद्र के साथ अनीता जी की नजरें भी वहीं चली गईं। माही सीढ़ियों पर ही सारिका के साथ खड़ी हुए थी। जब उसने तीनों के चेहरे पर परेशानी वाले भाव देखे तो वो दौड़ती हुई उनके पास आई और घबराए हुई आवाज में कहा, क्या हुआ बाबा को? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? वो ठीक तो है ना? अनीता जी ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, माही, बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है आपके बाबा को। माही बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, माँ, मुझे उनके पास जाना है। अनीता जी ने रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं गाड़ी निकलता हूँ। माँ, आप माही को लेकर आ जाइए। सारिका ने रुद्र से इशारे में पूछा तो रुद्र ने उसे साइड ले जाकर धीरे से सब बता दिया। माही के बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कभी भी। रुद्र की बात सुनकर सारिका की आंखें नम हो गईं। वो रुद्र से बोली, हमें अभी जाना होगा, मैं बड़े पापा से मिलना चाहती हूँ। और माही को भी तो संभालना है।
रुद्र ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम अभी चलते हैं। कहकर वो भी बाहर चला गया। कुछ देर में रणवीर की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। उसके पीछे ही रुद्र की गाड़ी भी पहुंच गई। रणवीर की गाड़ी में माही और अनीता जी थे। रुद्र के साथ सारिका और वेदांत थे। वेदांत को भी माही के बाबा की हालत का पता चल गया था। वो सभी उस फ्लोर पर पहुंचे जहां माही के बाबा आईसीयू में एडमिट थे। सामने ही वार्ड के बाहर महेश जी और निर्मला जी चिंतित हालत में खड़े हुए थे। माही भागकर अपने चाचा के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, चाचा जी, बाबा को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? महेश जी ने माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। महेश जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, आईसीयू में किसी को भी जाना मना है, पर तुम बाहर से अपने बाबा को देख सकती हो। कहकर वो उसे आईसीयू के बाहर एक ग्लास विंडो के पास ले गए। माही ने अपने बाबा को जब मशीनों से घिरा हुआ देखा तो वो विंडो पर अपने हाथ रखकर रुआंसी आवाज में बोली, बाबा, आपकी माही आपको बुला रही है, प्लीज उठ जाइए ना। माही काफी देर तक वहीं खड़ी होकर एक तक अपने बाबा को देख रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ से एक पल के लिए भी हटी तो उसके बाबा उससे दूर चले जाएंगे। रात काफी हो चुकी थी। रणवीर ने सभी को समझाकर घर भेज दिया था। अब हॉस्पिटल में सिर्फ रणवीर और माही ही बाकी थे। माही अभी भी वहां ऐसे ही खड़ी हुई थी। रणवीर ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माही, थोड़ी देर आराम कर लो, ऐसे तो तुम खुद बीमार हो जाओगी। माही ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। रणवीर ने उसे अपनी तरफ किया और उसके गालों को अपनी हथेलियों ने भरकर कहा, माही, अगर तुम बीमार हो गई तो तुम्हारे बाबा को भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और रात भूख काफी हो गई है, तुमने कुछ खाया भी नहीं, चलो कुछ खा लो। माही ना मैं सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे यहीं रहना है। रणवीर ने उसे चेयर पर बैठाते हुए कहा, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी, फिर तुम्हारे बाबा मुझे डांटेंगे कि मैंने माही का ध्यान क्यों नहीं रखा। क्या तुम चाहती हो कि मुझे डांट पड़े? माही ने अपना सिरना में हिलाया। तो रणवीर ने उसे प्यार से कहा, फिर तुम खाना खाओगी ना? माही ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिरहा में हिलाया। तो रणवीर ने उसे खड़ा किया और अपने साथ उसी फ्लोर पर बने एक रूम में ले आया। वो फ्लोर एक वीआईपी फ्लोर था जहां कुछ प्राइवेट रूम भी बने हुए थे। रूम में आने के बाद रणवीर ने किसी को कॉल किया। कुछ देर में ही खाना रूम में आ गया। रणवीर ने माही को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रणवीर ने उसका मुंह एक टिश्यू पेपर से साफ किया और अपने हैंड वॉश किए। माही अपना सिर नीचे किए हुए ही सिसक रही थी। रणवीर उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। माही ने रणवीर के सीने से लगे हुए ही कहा, रणवीर, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? कोई भी मुझे उनसे मिलने भी नहीं दे रहा है, मुझे डर लग रहा है। रणवीर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, माही सब ठीक हो जाएगा। माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और पूछा, उन्हें क्या हुआ? वो तो ठीक थे ना? मैंने कल ही तो उनसे बात की थी। रणवीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो माही को क्या जवाब दे, लेकिन उसे माही से सच छिपाना अच्छा नहीं लग रहा था। पर माही अभी बहुत डरी हुई भी थी, इसलिए वो उसे सच बता भी नहीं सकता था। रणवीर ऐसे ही माही का सिर सहला रहा था, जिस वजह से माही को उसके सीने से लगे हुए ही नींद आ गई। माही काफी थकी हुई भी थी, इसलिए उसकी आंख लग गई। जब रणवीर को माही की सांसें भारी महसूस हुई तो उसने उसे बेड पर ठीक से लिटा दिया। तभी उसके पास वेदांत का कॉल आया। वेदांत और रुद्र सभी को घर छोड़कर वापस आ गए थे। रणवीर ने माही को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और उसके फॉरहेड पर किस कर रूम से बाहर आ गया। वेदांत और रुद्र दोनों ही आईसीयू के बाहर रणवीर का ही वेट कर रहे थे। वेदांत ने रणवीर से माही के बारे में पूछा।
तो रणवीर ने कहा, मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया है। वो इस वक्त बहुत ही डरी हुई है। अभी तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स जो माही के बाबा का आईसीयू में ख्याल रख रही थी वो परेशानी में बाहर आई। रणवीर ने उसे रोकते हुए पूछा, नर्स, क्या हुआ है? नर्स ने परेशानी से कहा, पेशेंट की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। तभी सामने 60 डॉक्टर जल्दी से आकर अंदर चले गए थे। उनके पीछे पीछे ही नर्स भी अंदर चली गई थी। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और उसने सीरियस होते हुए कहा, देखिए पेशेंट को होश तो आ गया है कि पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आप इनके परिवार वालों को जल्द से जल्द बुला ले, कहकर वो वापस अंदर चली गईं। रुद्र ने रणवीर से कहा, मैं घर पर इन्फॉर्म कर देता हूँ, कहकर वो घर फोन मिलाने लगा। वेदांत ने रणवीर से कहा, माही को एक बार अपने बाबा से मिलवा दो। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। उसे आज समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कैसे एक बेटी को ये बताए कि उसके बाबा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वेदांत उसकी परेशानी समझ गया था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें ये करना ही होगा। रणवीर ने एक नज़र वेदांत की तरफ देखा और अपने कदम उस रूम की तरफ बढ़ा दिए जहां माही सो रही थी। रणवीर माही के पास गया। माही बेड पर सो रही थी पर उसके चेहरे पर स्ट्रेस साफ नजर आ रहा था। उसने जैसे ही माही के सिर पर हाथ फेरा, माही ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। रणवीर को देखकर माही जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बैठ गई और घबराते हुए बोली, रणवीर क्या हुआ? बाबा ठीक तो है ना? रणवीर ने कहा, तुम्हें अपने बाबा से मिलना था ना? माही जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ। रणवीर ने उसे खड़ा करते हुए कहा, चलो अपने बाबा से मिल लो। माही ने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने कंधे पर डाला और रणवीर के साथ रूम से बाहर आ गई। रणवीर उसे आईसीयू रूम में ले गया। अपने बाबा को ऐसे मशीनों से घिरा हुआ देखकर माही जैसे लड़खड़ा गई, पर वक्त रहते रणवीर ने उसे गिरने से बचा लिया और अपने हाथों से थाम उसे उसके बाबा के बेड ले पास ले गया। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने बाबा के हाथों को थाम लिया और उनके पास ही चेयर पर बैठ गई। वो अपने बाबा के हाथों को अपने गालों पर लेकर आई और किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, बाबा उठ जाइए ना, देखो आपकी गुड़िया रो रही है, उसे आपकी जरूरत है। लेकिन माही के बाबा तो बेहोशी में थे, वो भला कहाँ से जवाब दे पाते। तभी मशीनों में तेज बीप की आवाज आने लगी और गंगाधर जी जोर जोर से सांस ले रहे थे। माही ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ इन्हें? नर्स ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, पर माही बाहर नहीं जाना चाहती थी। पर रणवीर ने उसे जबरदस्ती वहां से ला गया। आईसीयू के बाहर सभी फैमिली वाले आ गए थे और सभी को गंगाधर जी की हालत के बारे में पता चल गया था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और सीरियस टोन में कहा, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, माही अपने होश खो बैठी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, रणवीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया।